द डीप डाइव में आज का फोकस एक खास रैपिड प्रिपरेशन पर है। तो रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। आज की ये चर्चा उन जिज्ञासु लोगों के लिए एक शॉर्टकट की तरह डिज़ाइन की गई है जिन्हें भारी भरकम तकनीकी किताबों में उलझे बिना बहुत कम समय में कंप्यूटर नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा की एक बहुत ठोस समझ चाहिए। आज हमारे पास जो सोर्स है वो एक बेहद विस्तृत प्रेजेंटेशन है जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग और सुरक्षा, सिद्धांत, वास्तुकला और सुरक्षा। तो इस डीप डाइव का मिशन बहुत साफ है। बिल्कुल साफ है। हम यहाँ सिर्फ तकनीकी परिभाषाओं को रटने नहीं बैठे हैं। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि जो डिजिटल दुनिया हमें हर पल घेरे हुए है वो असल में काम कैसे करती है, कैसे दुनिया के एक कोने में रखा सर्वर हमारे हाथ में मौजूद फोन से बात करता है। एग्जैक्टली। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पूरी प्रक्रिया सुरक्षित कैसे रहती है। हम सूचनाओं के ओवरलोड से बचते हुए केवल उन महत्वपूर्ण अहम मोमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो इस विषय को देखने का नजरिया बदल देते हैं। हाँ, और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स तक सीमित हों। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाने वाले अदृश्य धागे हैं। सही कहा। हमारा उद्देश्य आज ये देखना है कि ये सभी जटिल हिस्से आपस में कैसे जुड़ते हैं। जब हम इन बुनियादी सिद्धांतों और सुरक्षा उपायों के पीछे के क्यों को समझ लेते हैं तो ये पूरा डिजिटल ढांचा किसी जादुई दुनिया के बजाय एक बहुत ही तार्किक और दिलचस्प प्रणाली लगने लगता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से यानी बुनियादी स्तर से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल, आखिर कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना है ताकि वे डेटा और संसाधन साझा कर सकें। बिल्कुल। मुझे याद है पुराने जमाने में अगर किसी ऑफिस या स्कूल की लैब में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भारी फाइल डालनी होती थी तो लोग फ्लॉपी डिस्क या पेन ड्राइव लेकर एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक भागते थे। हाँ। बिल्कुल भागते थे। लेकिन नेटवर्क ने इस पूरी शारीरिक मेहनत को खत्म करके प्रक्रिया को तत्काल बना दिया है। सही कहा। उस पुराने तरीके को मजाक में स्नीकर नेट कहा जाता था क्योंकि उसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपके जूतों की मेहनत लगती थी। स्नीकर नेटली बहुत मजेदार है ना? हाँ। लेकिन आज हम जिस स्केल पर नेटवर्किंग देखते हैं वो अकल्पनीय है। अगर हम नेटवर्क के आकार या स्केल की बात करें तो स्रोत इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक बहुत ही छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए होता है, जैसे आपका घर या एक स्कूल की बिल्डिंग। क्योंकि इसमें डिवाइस कम होते हैं और तार छोटे होते हैं इसलिए इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसके बाद जो दूसरा स्तर आता है वो है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से बड़ा होता है और एक पूरे शहर को कवर कर सकता है। जी। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण केबल टीवी का नेटवर्क है जो पूरे शहर के घरों में फैला होता है। और इन सबसे बड़ा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। बिल्कुल। ये शहरों, देशों और यहाँ तक कि महाद्वीपों को जोड़ता है। तकनीकी रूप से देखें तो इंटरनेट खुद दुनिया का सबसे बड़ा वैन ही है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। वो क्या है? जब हम कहते हैं कि इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन है जो महाद्वीपों को जोड़ता है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सारा काम सैटेलाइट या हवा के जरिए हो रहा है। हाँ, आमतौर पर यही लगता है। लेकिन असलियत में आज भी इंटरनेट का लगभग पूरा वैश्विक डेटा समुद्र के नीचे बिछी हुई विशाल फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए यात्रा करता है। बाप रे! तो जब हम कहते हैं कि दुनिया जुड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि एक साधारण घर का लाइन किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मैन से होते हुए समुद्र के नीचे से गुजरने वाले वैश्विक वैन यानी इंटरनेट के विशाल जाल से जुड़ जाता है। ये समुद्र के नीचे वाली बात वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये सारे कंप्यूटर्स, सर्वर्स और केबल्स आपस में भौतिक रूप से जुड़ते कैसे हैं? मतलब क्या इनका कोई नक्शा या ब्लूप्रिंट होता है? बिल्कुल होता है। और इसी लेआउट या नक्शे को तकनीकी भाषा में नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी तय करती है कि नेटवर्क का आकार कैसा होगा और डेटा किस रास्ते से जाएगा। तो इसमें कितने प्रकार होते हैं?
स्रोतों में मुख्य रूप से 4 टोपोलॉजी का जिक्र है। पहली है बस टोपोलॉजी, जहां सभी डिवाइस एक ही मुख्य केबल से जुड़े होते हैं। इसे आप एक सीधी सड़क की तरह मान सकते हैं, जहां सभी घर एक ही मुख्य रास्ते पर हैं। ठीक है। दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, जहां सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं, जिसे हब या स्विच कहते हैं। ये किसी साइकिल के पहिए जैसा दिखता है। और तीसरी टोपोलॉजी कौन सी है? तीसरी है रिंग टोपोलॉजी, जहां डेटा एक गोलाकार दिशा में बहता है, एक कंप्यूटर से दूसरे में। और चौथी टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी, जो सबसे जटिल लेकिन शायद सबसे विश्वसनीय मानी जाती है। जी बिल्कुल। इसमें हर एक डिवाइस नेटवर्क के हर दूसरे डिवाइस से सीधे एक अलग तार से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनने दीजिए। हाँ बताइए। अगर मैश टोपोलॉजी इतनी ही शानदार और सुरक्षित है, जहाँ एक केबल कटने पर भी डेटा दूसरे रास्ते से चला जाता है, तो हम बस हर जगह मैश टोपोलॉजी का ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है। ये बस या स्टार टोपोलॉजी की झंझट ही क्यों पालनी है? जवाब है लागत और जटिलता। देखिए, सोचिए अगर एक ऑफिस में 100 कंप्यूटर हैं और आपको मैश टोपोलॉजी बनानी है, तो हर एक कंप्यूटर को बाकी 99 कंप्यूटरों से एक अलग केबल से जोड़ना पड़ेगा। ओहो। सिर्फ 100 कंप्यूटरों के लिए लगभग 5000 केबल्स का एक ऐसा जाल बन जाएगा जिसे संभालना इंसानी दिमाग के लिए नामुमकिन होगा, और इसका खर्च आसमान छू लेगा। ये तो बहुत ही अव्यवहारिक हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ वहां होता है जहां विश्वसनीयता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जैसे इंटरनेट का मुख्य बुनियादी ढांचा। हम अपने घरों या ऑफिसों में स्टार टोपोलॉजी का ही उपयोग करते हैं। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अब जबकि हमने लेआउट समझ लिया है, तो बात करते हैं उन उपकरणों की जो इस पूरे लेआउट में डेटा के ट्रैफिक को दिशा देते हैं। बिल्कुल, हार्डवेयर बहुत जरूरी है। सबसे पहले है हब। हब एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम तकनीकी रूप से डम्ब या कम बुद्धिमान कह सकते हैं। अगर आप हब को कोई डेटा भेजते हैं, तो वो उसे नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों के पास भेज देता है। हाँ, इस हब वाली बात को एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं। ठीक है। हब उस व्यक्ति की तरह है जो कमरे का दरवाजा खोलता है और जोर से चिल्लाता है कि रमेश, तुम्हारा पार्सल आया है। तो इससे बाकी लोगों का भी ध्यान भटकेगा। बिल्कुल। पार्सल तो रमेश को मिल जाता है, लेकिन बाकी 19 लोगों का काम रुक जाता है। नेटवर्क में इस शोर को कोलिजन या डेटा का टकराव कहते हैं। और यहीं पर स्विच की एंट्री होती है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। यह हब की तरह शोर नहीं मचाता। जी। ये डेटा के पैकेट को पढ़ता है और जानता है कि रमेश किस कुर्सी पर बैठा है। वो चुपचाप जाता है और पार्सल केवल उसी विशिष्ट कंप्यूटर को सौंपता है जिसके लिए वो बना है। एकदम सही। और इसके अलावा नेटवर्क में राउटर होता है। राउटर अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये एक तरह का स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाला है जो डेटा पैकेट्स को रास्तों में से सबसे सही रास्ता दिखाता है। और एक और महत्वपूर्ण डिवाइस है मॉडेम। हाँ, मॉडेम। इसका नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से बना है। हमारे कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझते हैं, लेकिन पुरानी टेलीफोन लाइनें या केबल्स एनालॉग सिग्नल पर चलती थी। बिल्कुल। तो मॉडेम वो अनुवादक है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है ताकि वो लंबी दूरी तय कर सकें, और फिर दूसरे छोर पर उसे वापस डिजिटल में बदल देता है। राउटर और मॉडेम के बिना हमारा घर का नेटवर्क कभी भी बाहर की दुनिया यानी इंटरनेट से बात नहीं कर पाता। ठीक है, तो हार्डवेयर ने तो डेटा के चलने के लिए रास्ता बना दिया, राउटर लग गए, लेकिन ये डेटा आपस में बात कैसे करेंगे? क्या इनकी कोई अपनी भाषा या नियम होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और इन नियमों के समूह को समझने के लिए हमें 2 मुख्य मॉडलों की चर्चा करनी होगी, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। OSI यानी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल एक सैद्धांतिक ढांचा है जिसमें 7 लेयर्स या परतें होती हैं। फिजिकल लेयर से शुरू होकर डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और अंत में एप्लीकेशन लेयर तक। 7 लेयर्स सुनने में बहुत भारी और तकनीकी लगते हैं। क्या हम इसे किसी वास्तविक उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ जरूर। मान लीजिए मैं अपने फोन से व्हाट्सएप पर किसी को हेलो लिखकर भेज रही हूँ, तो ये इन 7 लेयर से कैसे गुजरेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। जब आप व्हाट्सएप टाइप करके सेंड दबाती हैं, तो वो एप्लीकेशन लेयर है जहां आप सॉफ्टवेयर से जुड़ती हैं। ठीक है। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर उस टेक्स्ट को एनक्रिप्ट और कंप्रेस करती है। सेशन लेयर आपके और आपके दोस्त के फोन के बीच एक कनेक्शन बनाती है। फिर डेटा कैसे जाता है?
फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उस मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों या पैकेट्स में तोड़ देती है। नेटवर्क लेयर उन पैकेट्स पर आईपी एड्रेस का ठप्पा लगाती है, डेटा लिंक लेयर उस पर मैक एड्रेस लगाती है और अंत में फिजिकल लेयर उन सिग्नल्स को हवा या तार में धकेल देती है। ये तो किसी बहुत ही एडवांस्ड कुरियर सर्विस की तरह है, जो एक बड़े पार्सल को छोटे डिब्बों में पैक करती है और फिर डिलीवरी के बाद वापस जोड़ देती है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन ओएसआई मॉडल तो सिर्फ एक थियरी है। असल दुनिया में, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, जो मॉडल इंटरनेट पर राज करता है वो टीसीपी/आईपी मॉडल है। हाँ, टीसीपी/आईपी ही इंटरनेट का वास्तविक स्टैंडर्ड मॉडल है। इसमें केवल 4 लेयर्स होती है। ये ओएसआई के मुकाबले कहीं ज्यादा व्यावहारिक है। एकदम सही। और इस सुव्यवस्थित कुरियर सर्विस में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पते इस्तेमाल होते हैं, जिनके बिना कोई भी डेटा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। हाँ, पहला है आईपी एड्रेस और दूसरा है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल पता है। ये समय समय पर बदल सकता है। जैसे जब कोई व्यक्ति घर बदलता है तो उसका पता बदल जाता है। एग्जैक्टली। वैसे ही जब आपका फोन घर के वाईफाई से हटकर मोबाइल डेटा पर आता है तो उसका आईपी एड्रेस बदल जाता है। स्रोत बताते हैं कि आईपी एड्रेस में 2 वर्जन है, IPv4 और IPv6। जी। लेकिन समस्या ये हुई कि दुनिया में इंटरनेट से जुड़ने वाले डिवाइस इतने ज्यादा हो गए कि ये पते खत्म होने लगे। सही बात है। इसलिए हमें IPv6 लाना पड़ा, जो 128 बिट का है। इसमें इतने सारे एड्रेस मौजूद हैं कि दुनिया के हर एक इंसान को अरबों पते दिए जा सकते हैं। और दूसरी ओर मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जहां बदल सकता है, वहीं मैक एड्रेस एक फिजिकल पता है जो डिवाइस के हार्डवेयर में स्थायी रूप से दर्ज कर दिया जाता है। ये बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह है। हाँ, जो दुनिया में हर डिवाइस का एकदम यूनिक होता है और कभी नहीं बदलता। ये आईपी और मैक एड्रेस का संयोजन ही है जो चमत्कार करता है। आईपी एड्रेस डेटा पैकेट को सही शहर तक लाता है और मैक एड्रेस उसे बिल्कुल सही दरवाजे तक पहुंचाता है। और इस डिजिटल दुनिया में बात करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं, जो असल में डिजिटल भाषाएं हैं। हाँ, इन भाषाओं के बिना इंटरनेट सिर्फ एक मूक ढांचा बनकर रह जाएगा। वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP और HTTPS का उपयोग होता है। यहाँ S का मतलब सिक्योर यानी सुरक्षित है, जो आज के समय में अनिवार्य हो गया है। बिल्कुल। ईमेल के लिए SMTP होता है और फाइल ट्रांसफर के लिए FTP। और एक प्रोटोकॉल है जिसने इंटरनेट को आम इंसानों के लिए संभव बनाया, वो है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो DNS को इंटरनेट की फोन बुक कहा जा सकता है। सोचिए, इंसानी दिमाग के लिए google.com याद रखना बहुत आसान है। हाँ। लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर समझते हैं, जैसे 142 पॉइंट कुछ। अगर DNS नहीं होता तो आपको हर वेबसाइट का जटिल IP नंबर याद रखना पड़ता। ये तो असंभव होता। DNS बैकग्राउंड में चुपचाप उस नाम को IP एड्रेस में बदल देता है। ये सारी कनेक्टिविटी और तकनीक बहुत शानदार है, लेकिन जहाँ जुड़ाव है, जहाँ दरवाजे खुले हैं, वहाँ खतरा भी है। अब हम इस चर्चा के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, यानी साइबर हमले और नेटवर्क सुरक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुरक्षा का सीधा सा मतलब है नेटवर्क और डेटा को बिना अनुमति के एक्सेस से बचाना। आज के समय में खतरों के कई डरावने रूप हैं। सबसे आम है वायरस या वर्म। जी, ये सिस्टम को खराब करते हैं और वर्म तो खुद अपनी कॉपी बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाते हैं। और इन तकनीकी हमलों के अलावा फिशिंग एक बहुत ही चालाक हमला है। दिलचस्प बात यह है कि फिशिंग में कोई भारी कोडिंग नहीं होती, बल्कि इसमें इंसानी मनोविज्ञान को हैक किया जाता है। बिल्कुल। हमलावर नकली ईमेल भेजेंगे जो आपके बैंक जैसी दिखेगी और आप घबराहट में अपना पासवर्ड दे देंगे। फिर एक हमला है रैंसमवेयर। ये तो डिजिटल अपहरण है। ये आपके डेटा पर ताला लगा देता है और फिरौती मांगता है। और ट्रोजन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये देखने में कोई उपयोगी टूल लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में सिस्टम को तबाह कर रहा होता है। इतने सारे खतरों को देखते हुए बचाव के हथियार क्या है? सबसे पहली सुरक्षा पंक्ति है फायरवॉल। ये तय करता है कि बाहर के नेटवर्क से कौन सा ट्रैफिक अंदर आ सकता है। और इसके बाद आता है सबसे शक्तिशाली हथियार, एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन का नाम तो बहुत सुना है, और स्रोतों में एक टर्म है AES 256। इसका असल में क्या मतलब है? AES 256 एक बहुत ही उच्च स्तर का एन्क्रिप्शन है। जब डेटा एन्क्रिप्ट होता है तो वह एक गुप्त कोड में बदल जाता है, जिसे बिना सही चाबी के कोई नहीं पढ़ सकता। तो 256 का क्या अर्थ है यहाँ? 256 का मतलब है कि उस चाबी में 256 बिट्स हैं। इसे क्रैक करने के लिए दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर भी लग जाएं तो उन्हें करोड़ों साल लग जाएंगे। ये तो अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित है। हाँ, भले ही हैकर आपका डेटा चुरा ले,
वो उसके लिए सिर्फ कचरा ही होगा। इसके अलावा VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बहुत काम आता है। ये एक गुप्त सुरंग बना देता है जो आपकी लोकेशन छुपाता है। और पारंपरिक एंटीवायरस भी होता है जो रियल टाइम सुरक्षा देता है। इन सभी सुरक्षा उपकरणों के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है। इसे CIA ट्रायड कहा जाता है। ये पूरे सुरक्षा ढांचे की आत्मा है। यहाँ C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। केवल अधिकृत लोग ही डेटा देख सकें। I का मतलब है इंटीग्रिटी यानी अखंडता। हाँ। डेटा में रास्ते में कोई अवांछित बदलाव न हो। और अंत में जो A है वो है अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। अक्सर लोग सुरक्षा का मतलब सिर्फ डेटा को बंद करना समझते हैं, लेकिन डेटा उपलब्ध भी होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे याद आता है हाल ही में एक वैश्विक सर्वर आउटेज हुआ था। कोई हैकिंग नहीं हुई थी, लेकिन सिस्टम उपलब्ध नहीं था। एयरलाइंस के सर्वर डाउन हो गए, अस्पताल प्रभावित हुए। डेटा सुरक्षित तो था, लेकिन उपलब्ध न होने के कारण दुनिया रुक गई। ये बताता है कि CIA ट्रायड का हर एक स्तंभ कितना महत्वपूर्ण है। जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो स्पष्ट होता है कि नेटवर्किंग हमें दुनिया से जोड़ती है और सुरक्षा हमारे डिजिटल अस्तित्व को सुरक्षित रखती है। तो इस सब का मतलब क्या है? इंजीनियरों को इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। शोध का निष्कर्ष भी बताता है कि हम अब IoT और AI के युग में हैं। हाँ, और इस युग में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। एक हैकर आपके घर के स्मार्ट बल्ब के जरिए आपके मुख्य कंप्यूटर तक पहुंच सकता है। इस पूरी चर्चा ने नेटवर्किंग को देखने का नजरिया सच में बदल दिया है। हमने लैन केबल से लेकर OSI मॉडल और CIA ट्रायड तक सब कुछ कवर किया। लेकिन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं जो भविष्य की तकनीक से जुड़ा है। बिल्कुल, बताइए। जैसा कि हमने देखा कि IoT और AI के युग में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जब AI सिस्टम्स खुद फैसले लेने लगेंगे और करोड़ों IoT डिवाइस एक साथ मेश टोपोलॉजी में डेटा शेयर करेंगे, तो CIA ट्रायड में से इंटेग्रिटी यानी अखंडता को बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। क्या मशीनें खुद तय करेंगी कि नेटवर्क में होने वाला कौन सा बदलाव एक सामान्य अपडेट है और कौन सा एक चालाकी से किया गया अवांछित बदलाव? क्या हम भविष्य में सुरक्षा की परिभाषा ही मशीनों के हाथ में सौंप देंगे? ये सवाल वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है और इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। तो इस रैपिड प्रिपरेशन डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही जटिल विषयों को सरल बनाने का वादा करते हैं। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।